कण कण में विष्णु बसे, मन में बसे श्री राम। आपने ये कहावत सुनी होगी अपने यहाँ। तो कण कण, वो कण है क्या? क्या कभी इस चीज को सोचने की कोशिश की है कि ये कण क्या है? कण कण यानी कि एक महर्षि कनाड जो हुए हमारे, उन्होंने कण के बारे में हमें बताया था। देखिए, कण को जानने से पहले हम जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ यानी कि कोई भी चीज जो स्थान घेरती है, जिसका आयतन होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, वो क्या होता है? पदार्थ होता है। जैसे ये पेन, ये एक पदार्थ है। ये बोर्ड, ये पंखा, ये कमरा, सब क्या है? पदार्थ है। और पदार्थ किन चीजों से मिलकर के बने हुए हैं? पदार्थ कणों से मिलकर के बने हुए हैं। कण क्या है? महर्षि कनाड ने बताया था कि किसी भी पदार्थ को हम अगर विभाजित करते चले, यानी कि बांटते चले, टुकड़े करते चले, तो एक समय ऐसा आएगा जब उसका एक जो टुकड़ा होगा वो आगे विभाजित नहीं हो पाएगा, और वो अंतिम टुकड़ा जो आगे विभाजित नहीं हो पाएगा वो क्या होगा? कण होगा। तो कण क्या है? सूक्ष्मतम इकाई है किसी भी पदार्थ की। पदार्थ मैंने आपको बता दिया, जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही है, जो स्थान घेरती है, जिसका अपना द्रव्यमान है, जिसका आयतन है, वो क्या है? पदार्थ है। और पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या हो गई? कण। कण जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, तो कण क्या है? सूक्ष्मतम इकाई, सबसे छोटी इकाई होगी हमारी। और कण इतना छोटा होता है कि हम उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो कण के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि कण है क्या। देखिए, मैं राय सिंह वर्मा आज YouTube चैनल की इस कड़ी में आपके सामने हूं, लेकर के एक नया पाठ कक्षा 9 का परमाणु और अणु। आपके अपने चैनल विज्ञान का संसार पे मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का पाठ परमाणु एवं अणु। तो इस पाठ के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? पहले हमारे पास एक छोटा सा, इसके ऊपर चले जाते हैं हम कि क्या है हमारा। देखिए, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या है, रासायनिक संयोजन क्या है और उसके नियम क्या है। पहली बात तो हमें यही समझना पड़ेगा ना कि रासायनिक संयोजन है क्या। रासायनिक संयोजन है क्या, संयोजन को हम जान लेंगे तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसके नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण को समझने से पहले हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि द्रव्यमान क्या है और संरक्षण क्या होता है। दोनों चीजों का पता होगा तभी हम इनके नियम के बारे में जान पाएंगे। फिर आता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात, स्थिर अनुपात है क्या, उसको हम समझेंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु के बारे में डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया है उसको हम जानेंगे। परमाणु, अणु तथा उनके गुण धर्म। परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है और उनके गुण धर्म क्या होते हैं, वो इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे। आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान, कोई भी अणु है उससे संबंधित है कि आणविक द्रव्यमान होता क्या है और मोल संकल्पना क्या होती है, ये इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स हमारे इस पाठ में कवर करेंगे हम। जब हम पाठ को करेंगे तो उसके बाद आपको ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये सारे आपको क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या क्या चीजें थी। लेकिन एक काम आपको करना है कि कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना है। अच्छी तरह से अगर आप समझोगे तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके बिल्कुल क्लियर होंगे। देखिए, डाल्टन जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया था। परमाणु का सिद्धांत दिया था, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि सभी द्रव्य, द्रव्य क्या होते हैं? देखिए, द्रव्य होता है हमारा पदार्थ। क्या होता है हमारा? पदार्थ। कोई भी पदार्थ हमारा क्या होता है? द्रव्य। ठीक है। अभी मैंने बताया था कि पदार्थ क्या है। पदार्थ के बारे में मैंने बता दिया कि कोई भी जो वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान है और जो आयतन जिसका है, वो हमारा क्या है? पदार्थ होता है, यानी कि द्रव्य होता है। अब ये क्या करें, सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, यहां बात आती है तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। अभी बताएंगे इन चीजों के बारे में। पहले इसको पढ़ते हैं। सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं?
परमाणु कहते हैं। सूक्ष्मतम कण, परमाणु की मैंने अभी कण की जो परिभाषा बताई, कण क्या होता है हमारा, कण परमाणु होता है। कण यानी कि सूक्ष्मतम कण है, तो वो सूक्ष्मतम कण क्या होगा हमारा, परमाणु। क्या कहेंगे उसको हम, परमाणु कहेंगे। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। परमाणु की परिभाषा हमने बता दिया कि सूक्ष्मतम कण जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता वो हमारा क्या होता है, परमाणु होता है। अब उस परमाणु के बारे में ये क्या कह रहा है, ये अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं, हम इनको बना नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते हम इनको, और ना ही इनको हम नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी होगा ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और उस अभिक्रिया के बाद जो अभिकारक भाग लेते हैं और जो उत्पाद बनता है, अभिकारक में ये शामिल रहेंगे और उत्पाद में भी ये शामिल रहेंगे, चाहे वो उत्पाद नया कुछ भी बना हो। तो इसका ना ही तो हम सृजन कर सकते हैं और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यहां इसको इससे पहले समझेंगे हम क्या, जैसे हमारा ये क्या कह रहा है, हमारा पहला आया कि परमाणु क्या है, परमाणु हमने बताया, सूक्ष्मतम कण। इसके बाद हमारा जो आ रहा था, हमने एक पॉइंट और किया कि द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान हमारा क्या था, पदार्थ। क्या था हमारा, कोई भी पदार्थ, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी हमारा आ रहा है तत्व, कि तत्व क्या होता है। देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे तत्व, तत्व है क्या, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो चीज बनी हुई है वो क्या होती है, हमारा तत्व होती है। एक जैसे ही परमाणु होते हैं, वो मिलकर के क्या करते हैं, एक तत्व का निर्माण करते हैं। एक परमाणु किसी भी तत्व की सूक्ष्मतम इकाई है, और अगर एक जैसे ही बहुत से परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं तो वो तत्व का निर्माण करते हैं। अब तत्व आपको समझ में आ गया होगा कि तत्व है क्या, एक ही प्रकार के। तो हीलियम, हीलियम जो होता है इसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, तो ये क्या है, हमारा हीलियम एक तत्व है। अब ये क्या कहता है कि यौगिक क्या होते हैं, ये चीज शायद आपको पहले भी पता होगी, नहीं पता है तो यहां समझ लो इस चीज को। यौगिक क्या होते हैं, देखिए यौगिक अलग अलग तत्वों के मिलने से, दो तत्व जो हमारे होंगे, दो तत्व जो अलग अलग मिल करके हमारा क्या करेंगे, एक यौगिक का निर्माण करेंगे। और हमारा अगला है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण होता है दो से अधिक प्रकार के तत्व जब मिलेंगे तो क्या होगा, हमारा मिश्रण होगा। क्या बनेगा वो, मिश्रण। दो से अधिक तत्वों के मिलने से क्या बनेगा, हमारा मिश्रण बनेगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा इसके अंदर आया। इसमें अब आगे देखिए, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि द्रव्यमान होता है किसी भी पदार्थ में निहित उसकी मात्रा। अब मात्रा क्या होगी भाई, कोई भी चीज, जैसे मैंने बताया कि कोई तत्व है, तत्व उसी एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, तो जितने परमाणु उसके अंदर है वो उसका क्या होगा, उसकी जो निहित मात्रा है वो उसका द्रव्यमान है। द्रव्यमान और भार में हमने अंतर भी बताया था कि द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। भार गुरुत्वाकर्षण की वजह से बनता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी पर जो भी वस्तु है उसका भार होगा। अगर चंद्रमा पर हम चले जाते हैं तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसका भार होगा। लेकिन जो द्रव्यमान है वो हमारा हर जगह एक जैसा ही रहेगा। मान लो मेरा ही वजन अगर पृथ्वी के ऊपर 60 किलोग्राम है, तो चांद पे जाने के बाद मेरा जो वजन होगा वो कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम, यानी कि 1/6 की स्थान से, क्योंकि जो चांद का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का छठा हिस्सा है, तो मेरा वजन वहां कितना हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा। क्या मेरे शरीर के अंदर जो भी है वो चांद पे जाने के बाद बदल गया या सिकुड़ गया,
सिकुड़ा भी तो नहीं है ना, वो तो उतना ही रहा। तो मेरे शरीर के अंदर जो चीज है वो मेरा क्या है, द्रव्यमान है। और मेरा भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम, चंद्रमा पे 10 किलोग्राम, और जहां कोई भी गुरुत्वाकर्षण नहीं है वहां मेरा भार क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान, मेरा शरीर तो वही है, चांद पे भी है, पृथ्वी पे भी है, और जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है वहां भी है। तो द्रव्यमान क्या हुआ, उस पदार्थ में निहित मात्रा उसकी हो जाएगी। तब ये क्या कहता है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। एक तत्व मैंने बता दिया कि एक जैसे परमाणुओं से मिलकर के बना है, तो परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, उनके समान होंगे जब एक जैसे है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। अलग अलग जो तत्व है वो मिलेंगे एक निश्चित अनुपात में, तो वो क्या करेंगे, यौगिक का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, यौगिक का निर्माण। अब जैसे हमारा क्या होता है, H2O क्या है, पानी। इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, एक निश्चित अनुपात में। अगर यहाँ H3 अगर हम कर देते हैं और O कर देते हैं तो क्या बना, कुछ नहीं बना। लेकिन यहाँ H2O का मतलब क्या होता है, पानी। तो निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बना, एक यौगिक बना। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। जो उनके परमाणुओं की संख्या है और उनका जो प्रकार है वो निश्चित होते हैं। तो ये डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत था, जिसमें इसने इन चीजों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। देखिए अगला कि परमाणु होता क्या है। अभी मैंने आपको बता दिया, परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है। क्या है, सूक्ष्मतम भाग, सबसे छोटा भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्मों को बदले, रासायनिक और भौतिक गुण धर्म उसके नहीं बदलते हैं, तो उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है तो वो क्या होता है, हमारा परमाणु है। परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग है जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता। मैंने बताया था ना कि नग्न आंखों से तो हम उसको कभी देख ही नहीं सकते। ये क्या कह रहे हैं कि उन्हें तो किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि वो इतनी छोटी इकाई है, किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई। आप सोच के चलो, मान लो हमारे कोई भी अगर एक थोड़ी सी मिट्टी अगर हम ले लेते हैं, उस मिट्टी में भी कितने कण विद्यमान होंगे, ये चीज आप सोच करके चलो। तो हम उन्हें नहीं देख पाते सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी। अगला देखिए ये क्या कर रहा है, H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान। अभी जो हमने पढ़ा कि इसके अंदर परमाणु कितने विद्यमान है, H2S के अंदर देखो हमारा क्या हो रहा है, यहां जो इसने दिया है H2S में 3 परमाणु है। 3 परमाणु कैसे है, देखो अभी मैंने आपको H2O का एग्जांपल दिया था। क्या दिया था, H2O। इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने हैं परमाणु, 2, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 1। कितने हैं, 1। तो 2 और 1 कितने हो गए, इसके अंदर 3 परमाणु हुए। इसी प्रकार से H2S है, इसकी जगह ऑक्सीजन की जगह इसमें क्या आ गया, सल्फर। तो इसमें 3 परमाणु विद्यमान है। 2 परमाणु किसके हैं, हाइड्रोजन के, और 1 परमाणु किसका है, सल्फर का है। तो इसके अंदर परमाणुओं के बारे में हमने इसमें आया कि इसके अंदर परमाणु कितने हैं। तो देखिए जितना दे रखा है, और इसके लिए देखो एक नीचे हम एग्जांपल और करने की कोशिश करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अंदर कितने परमाणु, देखो इसको देख के सोल्व करने की कोशिश करो कि कितने परमाणु इसके अंदर हो सकते हैं। देखिए हम करते हैं इसको, Ca अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। क्या है ये, कैल्शियम। क्या है ये हमारा, कैल्शियम। इसके बाद हमारा क्या है, C, सिर्फ C। CO3 मिलकर के कार्बोनेट बना है, लेकिन C हमारा अकेला क्या है, कार्बन। क्या है हमारा, कार्बन। और O3 क्या है हमारी, ऑक्सीजन। ठीक है, तो अलग अलग हो गए ना, कैल्शियम का 1, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 3, कुल कितने परमाणु हुए इसके अंदर,
5 परमाणु हो गए। कितने हुए हमारे? 5 परमाणु हो गए। देखिए नीचे एक और दिया गया है, इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना कि इसके अंदर कितने परमाणु है। देखो इन चीजों को अगर आप समझोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे मैंने बताया इसके अंदर H2O का एग्जांपल मैंने दिया, H2S का एग्जांपल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट का दिया, एक एक चीज को अलग अलग आपको बता दिया हमने कि इसके अंदर कितने परमाणु है। कैल्शियम का 1 है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 3 है, तो मिलाकर के हम इनको निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इसको भी आप निकाल सकते हो कि फॉस्फोरस के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे वो आप आसानी से बता सकते हो। आगे इसके अंदर क्या है, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है। अभी मैंने सारी आपको चीजें बताई है कि एक परमाणु होता है, इसको आंखों से क्यों नहीं देख पाते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? ये तो क्या कह रहा है, एक परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है, क्या है, इतना सूक्ष्म है, क्या हो जाता है उससे फिर, एक परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि इसे आंखों द्वारा देखना संभव नहीं होता है। साथ ही किसी भी तत्व के परमाणु स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होते हैं। क्या कह रहा है, कुछ समझ में आया? इतना सूक्ष्म होता है वो मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल सूक्ष्म होता है, नहीं देख पाते। लेकिन एक बात और कही है इसने, इस चीज को नोट करो कि किसी भी तत्व के परमाणु स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होते हैं। स्वतंत्र रूप से विद्यमान का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था, मान लो कोई भी चीज आप ले लो, मिट्टी थोड़ी सी अगर हमने ले ली, मिट्टी का एक अकेला कण आपको कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो किसी भी पदार्थ का अकेला परमाणु आपको कहीं नहीं मिलेगा, स्वतंत्र रूप से होता ही नहीं है, क्योंकि वो मिलकर के जब वो कोई चीज बनाते हैं, कोई पदार्थ बनता है, तभी वो पदार्थ अस्तित्व में होता है, तभी हमें दिखाई देता है, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी की सहायता हम देखें या फिर आंखों से हम कोई चीज देखें। तो वो क्या होता है, एक अकेला परमाणु कहीं भी विद्यमान नहीं होता है। ये पॉइंट याद रखने लायक है। अगला, परमाणु का द्रव्यमान। द्रव्यमान अभी हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने पहले बताया कि द्रव्यमान होता क्या है, भार क्या होता है। तो द्रव्यमान अगर किसी भी परमाणु की अगर हम बात करें तो उसका द्रव्यमान होता क्या है। देखो परमाणुओं के हिसाब से हम द्रव्यमान को पढ़ेंगे। यहां किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान। अभी हमने बात की थी कि कोई भी परमाणु स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं है, किसी भी तत्व का सिंगल परमाणु अस्तित्व में नहीं रहता है। तो अस्तित्व में नहीं रहता है तो ये क्या कहता है, परमाणु द्रव्यमान। और हमें क्या करना है, हमें उस परमाणु का द्रव्यमान निकालना है जो अकेला अस्तित्व में रहता ही नहीं है, विद्यमान ही नहीं रहता है। कैसे निकालेंगे? देखिए कोई चीज हमारे पास अगर मान लो 10 कोई चीज है, तो 10 का अगर हमें पता है, वजन पता है, द्रव्यमान पता है, तो उसको हम 10 से भाग करके 1 का निकाल सकते हैं। तो ये चीज हमारे पास। अब ये क्या कहता है, देखिए हाइड्रोजन का हमारा जो द्रव्यमान है वो कितना है, 1। जो पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से है। ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 16 होता है। इसी प्रकार से क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, 35.5। देखिए आपको इन चीजों को याद करना पड़ेगा कि परमाणु द्रव्यमान किसका कितना है। तो ये परमाणु द्रव्यमान आप याद रख पाएंगे। इसका आगे प्रयोग क्या है, कौन किसके साथ कितनी मात्रा के अंदर मिलेगा, किसका द्रव्यमान किस हिसाब से हम निकालेंगे, वो सारी चीजें आगे हम करेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या है हमारा, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? देखिए मैं अगर आपसे कहूं कि लंबाई मापने की इकाई क्या है, मात्रक क्या है हमारा, उसका मात्रक। लंबाई हम किस में मापते हैं, मीटर में। वजन किस में मापते हैं, ग्राम या किलोग्राम में। ये इकाई है हमारी, ठीक है। तो यहां ये क्या कह रहा है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, कार्बन 12, कार्बन 12 क्या है हमारा, ये देखिए कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु इकाई के रूप में लेते हैं। मानक परमाणु इकाई कहां से ले रहे हैं हम, कार्बन 12 जो हमारा है वो समस्थानिक है। इसका एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग
एक परमाणु का द्रव्यमान जो होगा, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान को अगर हम 12 से भाग कर लेते हैं तो वो हमारी क्या आ जाएगी, इकाई आ जाएगी। और इसको हम किस से नोट करते हैं, यू से नोट करते हैं, यानी कि यू ये हमारा क्या है, इकाई है किसकी, परमाणु द्रव्यमान की। आगे जब हम इसको करेंगे आपको इसका प्रयोग भी दिखेगा कि इसका प्रयोग कहां हो रहा है, वो प्रयोग के बारे में भी आपको पता चलेगा। अणु क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा क्या है, परमाणु क्या होता है, लेकिन अब आ रहा है हमारा कि अणु क्या है। तत्व को हमने जाना, यौगिक को हमने जाना, मिश्रण को हमने जाना, अब हमारे हैं अणु। अणु अब तक नहीं आया था, लेकिन अणु को अब समझते, देखो इसमें क्या है। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक बंध द्वारा। देखिए अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह। एक परमाणु है तो वो तो परमाणु ही रहेगा, और एक से ज्यादा यानी कि दो और दो से ज्यादा जितने भी परमाणु आपस में मिलेंगे वो क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अणु। तो ये कह रहा है दो या दो से अधिक परमाणुओं का जो समूह होता है आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं, रासायनिक आबंध होता है उनके बीच में जिससे वो जुड़े होते हैं, अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े रहते हैं। आकर्षण बल, देखिए गुरुत्वाकर्षण वाले में हमने किया था कि कोई भी दो चीजें जो अस्तित्व में है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये यहां ये भी कह रहा है कि या तो उनके बीच में रासायनिक बंध होगा या फिर क्या होगा, उनके बीच में आकर्षण बल होगा जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कस करे जुड़े हुए होंगे। तो ये क्या होता है, हमारा अणु होता है। यानी कि एक अगर परमाणु है, एक कण है तो वो क्या है, परमाणु है, और दो या दो से ज्यादा है तो वो क्या हो गया, अणु हो गया। वो क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। अणु तत्वों को छोड़कर किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है। देखिए यहां इस चीज को समझना जरूरी है। क्या ये कह रहा है कि अणु जो है वो तत्व को छोड़ करके, अभी हमने तत्व के बारे में पढ़ा कि तत्व क्या था, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु जब मिलते थे तो वो क्या बना रहा था, तत्व बना रहा था। अब यहां ये क्या कर रहा है, अणु जो है तत्वों को छोड़कर किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। क्या कर सकता है, स्वतंत्र रूप में रह सकता है, और यह उस पदार्थ के सारे गुण धर्म को प्रदर्शित कर सकता है, उस पदार्थ के सारे गुण धर्म को। इसमें तो हमने बात की थी तत्व, तत्व में क्या था, एक ही प्रकार के परमाणु थे हमारा। ये क्या कह रहा है, अणु जो है वो परमाणुओं से, दो या दो से ज्यादा परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, और वो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, और क्या कर सकता है, उस जिसके परमाणु मिलकर के जो चीज बनी है उनका, वो उसके सारे गुण धर्म को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, सारे गुण धर्म उसके अंदर जो होते हैं। मान लो पानी, पानी का एक अणु अगर हमारे पास है तो एक अणु किससे मिलकर के बनता है, H2O। इसका अगर एक अणु हमारे पास है तो वो एक अणु पानी के सारे गुण धर्म को प्रदर्शित करेगा, वो चीज इसके अंदर बताई गई है। आगे है, किसी तत्व या यौगिक के अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणुकता। देखिए कोई भी तत्व है या यौगिक है, उसके अंदर जो परमाणुओं की संख्या है वो उसकी क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। अब परमाणुकता किस प्रकार से, देखो जहां हमारे पास क्या है, सबसे पहले सोडियम है, और सोडियम की परमाणुकता क्या है, एक। ये अकेला अस्तित्व में रह सकता है, इसका अकेले का अस्तित्व है, सोडियम का अकेले का अस्तित्व है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O से हम लिखते हैं, लेकिन अकेली ऑक्सीजन का अस्तित्व नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारी होती है वो O2 जो हम सांस लेने के लिए वातावरण में जो हमारी ऑक्सीजन मौजूद है वो O2 की फॉर्म में है, यानी कि इसका एक अकेला परमाणु मौजूद नहीं है, इसके दो परमाणु होते हैं जिसे हम O2 कहते हैं। तो दो O+O O2 हो गया ना हमारा। तो इसमें क्या है हमारा, इसकी परमाणुकता क्या है हमारी, 2 है। अब आप कहोगे जी या तो आपने 3 भी लिखा है, 2 और 3 दोनों चीज कैसे हो सकती है अभी हम बताते हैं।
देखिए ऑक्सीजन जब हम O2 के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये ऑक्सीजन हमारी क्या है, वो ऑक्सीजन है जो हम सांस लेने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारे वातावरण में उपस्थित है। O3 आया कुछ समझ में? आपने पहले पढ़ा भी होगा। O3 जब ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं तो ये क्या बनाती है, ओजोन। क्या बनाती है, ओजोन। तो O2 ऑक्सीजन जो हम श्वसन में प्रयोग करते हैं और O3 जो ऑक्सीजन हमारी क्या हो जाती है, ओजोन। तो इसकी परमाणुकता क्या है, ये हमारी परमाणुकता थी। सोडियम की परमाणुकता हमारी क्या है, 1 है। ऑक्सीजन की परमाणुकता हमारी क्या है, 2 और 3 है। तो ये क्या हो जाती है, इनकी परमाणुकता है। ऐसे और भी पदार्थों के आप जानने की कोशिश करना कि किस फॉर्म में वो मिलते हैं। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणुकता क्या है, खुद इसको जानने की कोशिश करना, क्योंकि ये किस फॉर्म में हमारे मिलती है। तो आप उदाहरण के तौर पर मैंने दिया है, आप इस चीज को खुद समझना, खुद करने की कोशिश करो। आयन क्या होते हैं, देखिए एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है। एक परमाणु हो या फिर परमाणुओं का समूह हो, उससे क्या होता है, जिस पर कुछ आवेश होता है। आवेश का मतलब उसके ऊपर चार्ज होता है। आवेश जिसको हम चार्ज बोलते हैं, ठीक है। धनात्मक या ऋणात्मक। धनात्मक क्या होता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव। और ऋणात्मक क्या होता है हमारा, नेगेटिव चार्ज जिसे हम बोलते हैं। तो ये कहता है चाहे एक परमाणु हो या फिर परमाणुओं का समूह हो, तो उनके ऊपर क्या होता है, आवेश होता है। वो आवेश धनात्मक भी हो सकता है, वो आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन होता जरूर है। हर एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के ऊपर एक आवेश होता है, और वो आवेश धनात्मक या ऋणात्मक। धन आवेशित आयन कौन कौन से है, देखिए सोडियम। सोडियम के ऊपर ये जो प्लस चार्ज दिया गया है, ये धन आवेशित। प्लस का मतलब पॉजिटिव, जो मैंने लिखा पॉजिटिव का मतलब धन आवेश, प्लस का साइन। पोटेशियम के, इसके ऊपर Ca कैल्शियम 2 पॉजिटिव, यहां एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अब इसका 1 1 2 3 इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब ये है, देखो सोडियम का हमने लिया, जैसे सोडियम के ऊपर हमारा क्या है, धन आवेश है। अब ये क्या कर सकता है, इसके ऊपर एक धन आवेश है। अगर नंबर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, एक धन आवेश है। एक धन आवेश का मतलब ये होता है कि ये क्या कर सकता है, एक एकल आबंध बनाएगा किसी के साथ, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैं देता हूं, देखो CO2 कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े ना। CH4 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, सोडियम के साथ हमने 1 जुड़ा। पोटेशियम के साथ KCl आ गया, इसके साथ क्या आएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। देखो यहां 2 था, तो यहां हमने कितने जोड़े, 2। क्यों, क्योंकि इसकी क्षमता थी 2 आबंध बनाने की, तो 2 आबंध बनाए तब इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ है, इसका जो आवेश था। इसी तरीके से ऋण आवेशित आयन क्या होते हैं, ये ऋण आवेशित आयन है क्लोरीन। अभी हमने ऊपर जो चीज करके दिखाई है ये हमने किया है, या फिर ये KCl CaCl2। इसका मतलब क्या था, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज वाले के साथ आबंध बनाएगा। सोडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, क्लोरीन, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। दोनों ने मिलकर के क्या किया, एक दूसरे के साथ आबंध बनाया, और दोनों का चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। पोटेशियम क्लोराइड हमारा बन गया। इसी तरीके से CaCl2, क्यों, 2 क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और यहां 2 था, 2 पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हमें 2 क्लोरीन इसके साथ जोड़ने पड़े। S2 के बाद क्या है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड।
बनाना, तो इसके ऊपर क्या था हमारा, सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज था, तो ये क्या कर सकता है, 2 अबंध बना सकता है। इसी तरीके से OH, OH का देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज था और OH के ऊपर 1 माइनस चार्ज था, यानी कि इसके ऊपर धन आवेश था, इसके ऊपर ऋण आवेश था। तो हमने क्या किया, इसको, इनका जब आपस में आबंध बना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक OH ग्रुप एक सोडियम के साथ जुड़ गया हमारा। तो ये क्या कह रहा है कि हर एक परमाणु या परमाणुओं का जो समूह होता है उसके ऊपर एक आवेश होता है, चाहे वो धन आवेश हो या फिर वो ऋण आवेश हो, लेकिन होता जरूर है। तो इस चीज को हमने डिटेल में पढ़ लिया कि धन आवेशित आयन कौन से होते हैं, क्या उनके ऊपर आवेश है, धन आवेश है तो वो क्यों है, और ऋण आवेश है तो वो क्यों है, ये चीजें हो गई। देखो इन चीजों को आगे और भी एग्जांपल आप खुद करके देख सकते हो कि किसका किसके साथ कितने आबंध बन रहे हैं। इसके लिए एक ये एग्जांपल मैंने आपके लिए छोड़ा है, एक SO4 का एग्जांपल मैंने आपके लिए छोड़ा है। SO4 किसके साथ आबंध बनाता है, Al3 किसके साथ आबंध बनाता है, इनके 5-4 एग्जांपल आप खुद बनाने की कोशिश करना। बहु परमाणु का आयन क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा था आयंस। अब ये कहता है कि बहु परमाणु का आयन क्या होते हैं। देखिए, परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो, क्या होता है, जिनके ऊपर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे बहु परमाणु का आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड आयन, इसके अंदर क्या हो रहा है, देखिए नेट आवेश है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। पिछले में आपने पढ़ा था तो उसमें हमने सिर्फ आयन के बारे में जाना था, यहां हम बहु परमाणु आयन को समझ रहे हैं। परमाणुओं का समूह, वहां हम कह रहे थे चाहे वो एकल परमाणु हो या फिर परमाणुओं का समूह हो, उसके ऊपर क्या होता है, आवेश जरूर होता है, चाहे वो आवेश धन आवेश हो या फिर ऋण आवेश हो। लेकिन यहां हम क्या कह रहे हैं कि बहु परमाणु क्या है, बहु परमाणु के अंदर कह रहे हैं परमाणुओं का समूह होता है। क्या होता है, परमाणुओं का समूह। पिछले वाले परमाणु या परमाणुओं का समूह की बात हो रही थी, लेकिन यहां क्या कह रहा है, परमाणुओं का समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहु परमाणु का आयन कहते हैं। बहु परमाणु आयन के उदाहरण भी यहां दिए गए हैं। रासायनिक संयोजन के नियम, किताब में आप देखोगे तो शायद ये चीज आपको फर्स्ट पेज पे मिलेगी, रासायनिक संयोजन के नियम। लेकिन हमने इस चीज तक पहुंचने से पहले बहुत सारी चीजों को क्लियर किया है ताकि हम इस चीज को समझ सकें कि ये है क्या। अगर सीधे इस पे हम जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन इससे पहले देखो हमने कितनी चीजों के बारे में जाना है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, उन चीजों को हमने समझा है। चार्ज आवेश क्या होते हैं हमारे, तत्व क्या है हमारा, यौगिक क्या है हमारा, मिश्रण क्या है हमारा, उनके ऊपर परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, उन चीजों को हमने समझा है। तो अब इस टॉपिक को अब हम करते हैं, इसके अंदर क्या है, देखो रासायनिक संयोजन। संयोजन हमने पहले भी पढ़ा है, संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब होता है संयोग, यानी कि योग, जुड़ाव, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना। अब रासायनिक संयोजन का मतलब क्या होता है, रासायनिक संयोजन का मतलब होता है कि रासायनिक आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ना, वो क्या कहलाएगा, रासायनिक संयोजन। अब ये क्या कह रहा है, देखो किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि जैसा हमने बताया कि संयोग का मतलब होता है हमारा जोड़, और जुड़ेगा कब, एक चीज अगर है ही अकेली तो जुड़ेगी किसके साथ। यहां ये कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, वो जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होगी किन्हीं भी दो पदार्थों के बीच में, तो वो क्या होगी, कुछ नियमों पर आधारित होगी कि किस तरीके से होगी। ऐसा नहीं है कि किसी के बीच भी बिना तरीके से कोई भी
रासायनिक अभिक्रिया या जोड़ हो जाए, नहीं, एक नियम होता है उसका भी। अब देखो, हमने जो चीजें पढ़ी, अगर हम सीधे इन तक आते तो ना हमें ये पता चलता कि रासायनिक संयोजन क्या है, ना हमें पदार्थ का पता चलता कि दो या दो से अधिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो उन चीजों को हम पढ़ करके जब यहां तक पहुंचे तो अब हमें आसानी इस चीज को समझने में। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया होगी, उनको अब क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम। अब वो नियम क्या है? रासायनिक संयोजन के दो नियम है। पहला हमारा क्या है? द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान क्या होता है मैंने आपको बता दिया, अब बताता हूं संरक्षण क्या होता है। स्थिर अनुपात, ये चीज भी हमारे आई थी कि अनुपात क्या है। देखिए, द्रव्यमान हमें पता है, किसी भी पदार्थ में नहीं तो उस पदार्थ की मात्रा। और संरक्षण क्या है? संरक्षण का मतलब होता है कि वो द्रव्यमान जो है वो उतने का उतना ही रहेगा। संरक्षण का मतलब संरक्षित रखता, उसको कोई नुकसान नहीं होता। अगर नुकसान नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है? जैसा था वैसा ही रहेगा। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आगे हम इस चीज को पढ़ेंगे डिटेल में। स्थिर अनुपात का नियम, एक निश्चित अनुपात में ही पदार्थ आपस में मिलते हैं। आगे देखिए क्या है हमारा पहला रासायनिक संयोजन के नियम, हमारे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम हमारा द्रव्यमान संरक्षण का था। इस नियम के अनुसार क्या है हमारा? इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जितना द्रव्यमान था उस अभिक्रिया के अंदर, जो अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने से पहले उन अभिकारकों का जितना द्रव्यमान था, अभिक्रिया में भाग लेने के बाद भी वो द्रव्यमान बराबर मिलेगा जब हमें उत्पाद मिलेगा। क्योंकि देखिए, हमने किया था कि किसी भी रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। ठीक है, अभिकारक भाग लेते हैं और हमें मिलता क्या है? उत्पाद। क्या मिलता है हमें? उत्पाद। जैसे हमारा क्या था? हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन हमने लिए और 1 ऑक्सीजन हमने लिया, तो हमारा बना क्या? H2O बना ना। जितना हमने ये लिया था और जितना ये लिया था, दोनों को मिलाकर के हमारा जो बना था उतना ही ये रहेगा। यानी कि जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि 10 ग्राम हमने ये लिया था, 10 ग्राम हमने ये लिया था, तो हमारे पास उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो हमारा क्या होगा? ये मिला करके उतना ही हमें उत्पाद मिलेगा। तो ये क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि जितना अभिकारकों में था उतना ही उत्पाद के अंदर मिलेगा, वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। रासायनिक सूत्र क्या है? किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र, उसके संघटक, एक तो ये हो गया था हमारा, और एक था हमारा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था कि यौगिक होता क्या है? 2 या 2 से ज्यादा तत्व मिलकर के यौगिक बनाते हैं। इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। इन तत्वों का क्या होता है? अनुपात स्थिर होता है कि किस अनुपात में वो मिलाए जाएंगे, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी से भी बनाया गया हो। कहीं भी बने, कहीं से भी प्राप्त हो, लेकिन वो निश्चित अनुपात में होगा। क्या अनुपात है? हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के क्या बना रहे हैं? पानी बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। निश्चित अनुपात है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा तो ही पानी बनेगा, नहीं तो पानी आप कहीं से भी लो, पानी कहीं बने, लैब में बने, बाहर से पानी लो, आप कहीं भी बने, उसमें क्या होगा? पानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर के ही पानी का निर्माण करेंगे। तो ये क्या कर रहा है? ये स्थिर अनुपात का नियम है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब किन्हीं 2 तत्वों को मिलाया जाता है तो वो क्या होंगे? एक स्थिर अनुपात में ही होंगे। आज इतना ही करते हैं, आगे अगले उसमें करेंगे, हम अगले पार्ट में पूरा कर देंगे इस पार्ट को, और कुछ अभ्यास भी हमारा रहेगा जो हम उसमें करेंगे। बने रहिए।